ये न थी हमारी किस्मत की विसाल यार होता। विसाल का मतलब होता है मिलन। तो कांग्रेस का हरियाणा में सत्ता से मिलन नहीं हो पाया, ये बदकिस्मती ही थी जिसके लिए कल भारी हवा बनी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि इस बार बीजेपी हैट्रिक नहीं कर पाएगी और कांग्रेस हरियाणा की सत्ता पर काबिज होगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। गालिब साहब ने तभी कहा है कि ये न थी हमारी किस्मत कि विसाल यार होता। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, इस पर भी बात करना बेहद ज़रूरी है और इसके लिए हमारे साथ हमारी टीम है। जानते हैं, समझते हैं कि आखिर वो क्या वजूहात रहीं, क्या वजह रही जिसके चलते कांग्रेस को भारी नुकसान हरियाणा में उठाना पड़ा है, जबकि उम्मीदों के बरअक्स। मेरे साथ इस वक्त हमारे टीम लीडर संदीप कुमार जी हैं। संदीप जी, बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, पर दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है और उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है। पहला अहम पॉइंट तो जो बहुत मंजर आम पर है और सुनाई दे रहा है हरियाणा में, वो तो यही है। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस की जो अंदरूनी गुटबाजी थी हम कह लें, या जो कुमारी शैलजा हों, रणदीप सुरजेवाला हों, ये सब अपने अपने जो गुट बनाकर घूम रहे थे, बयानबाजी भी कर रहे थे। बहुत कोशिश की गई कि उसके ऊपर एक पर्दा डाल दिया जाए। राहुल गांधी गए, हमने देखा कैसे हुड्डा और शैलजा जी का हाथ मिलाने की कोशिश हो रही थी, लेकिन ऐसा लगता है कि हाथ उन्होंने मिला दिए थे, दिल नहीं मिल पाए। ऐसा लगा ये चुनाव परिणाम देख के कि दिल नहीं मिले। अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं खटपट थी। सीएम पद को लेकर दावेदारी हो रही थी। सीएम पद का कोई चेहरा पार्टी ने अनाउंस नहीं किया था और ऐसा लगता है ये उसका असर है कि वोटरों को एक सीधा संदेश नहीं दे पाई कांग्रेस पार्टी और उसका खामियाजा कांग्रेस को इस चुनाव में भुगतना पड़ा। एक ऐसा राज्य जहां 10 साल से बीजेपी की सरकार थी और ये बहुत अहम सवाल है कि सब कुछ आपको प्लेट में सजाकर दे दिया गया था, फिर भी अगर आप उसको खाने को राज़ी नहीं है, उसको लेने को राज़ी नहीं है, तो फिर क्या ही कहा जाए। आपकी बदकिस्मती ही है। ये आपकी बदकिस्मती है कि प्लेट सजा के दी गई थी और आप कुछ नहीं कर पाए। तो मैं समझता हूँ ये जो अंदरूनी गुटबाजी थी, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर थी। और दूसरा, बीजेपी ने देखिए जो खेल वहाँ किया, जिसकी चर्चा पहले से होती थी और इस बार ये कहा जा रहा था कि शायद वो फैक्टर काम ना करे, तो जो एंटी जाट जो राजनीति थी, जिसके लिए कहा जाता है कि 35 बिरादरी बनाम एक, कि एक तरफ जाट मतदाता, दूसरी तरफ बाकी सारे ओबीसी और पंजाबी और दलित मतदाता, ये सारे सब मिला के। तो ये पॉलिटिक्स इस बार ऐसा लग रहा था कि काम नहीं करेगी, लेकिन अब लग रहा है कि वही काम दरअसल की है। क्योंकि देखिए, जाट जो मतदाता हैं वो वोकल माने जाते हैं कि ज़्यादा बोलते हैं। आप कहीं भी हरियाणा में जाएंगे, सड़क पे कहीं बात करने बैठेंगे तो आपको पता चलेगा 10 में से 7 तो वही बैठे हुए हैं, हुक्का पीते हुए, ताऊ अपना ज्ञान दे रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि वो वोकल बहुत ज़्यादा थे, इस वजह से ये सेंटिमेंट गूंज तो रहा था कि बदलाव होगा, इस बार बक्कल ताड़ देंगे, हैं, इस तरह की बातें खूब हो रही थी, लेकिन वो नेगेटिव चला गया। तो वो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस के विरोध में वो चीज़ काम की। और इसके अलावा और भी कई सारे फैक्टर्स हैं जिन पे एक एक करके हमारे साथियों ने जो अभी तक जो रिसर्च की है, जो अभी तक कारण समझ में आ रहे हैं। दरअसल जब डेटा पूरा आ जाएगा तब सीट दर सीट हमें थोड़ा सा रिसर्च करनी पड़ेगी कि कहाँ पे क्या खेल हुआ है, लेकिन जो मोटा मोटी अभी समझ में आ रहा है वो यही है कि एक तो कांग्रेस की जो अंदरूनी गुटबाजी थी, इसके अलावा बीजेपी ने उसको जिस तरीके से हैंडल किया, बीजेपी की अपनी जो 10 साल की जो एंटी इनकम्बेंसी थी उसमें, अब जैसे देखिए मनोहर लाल खट्टर के बारे में ये कहा जाता है कि भाई एरोगेंट थे, थोड़े से बदमिजाज टाइप के, कि कभी किसी को कुछ कह दिया, इसको तलवार से काट दो, या इसका इस तरह के खूब उनके बयान जो वायरल हुए। तो बीजेपी ने उस चीज़ को थोड़ा देर से ही सही लेकिन समझा, उनको सीएम पद से हटाया, हरियाणा की राजनीति से दूर किया। इतना दूर कर दिया कि जब चुनाव प्रचार खुद मोदी भी करने आए तो वो मंच पर नहीं थे, उनकी जो फोटो थी तमाम पोस्टरों से गायब थी। तो इस तरीके से उनको चुनाव से दूर रखा गया। सीएम सैनी जो कि एक ओबीसी चेहरा थे, उनको प्रोजेक्ट किया गया। 6 महीने का उनके कार्यकाल में कोई बड़ा विवाद नहीं हुआ और एक शांत सुंदर सौम्य चेहरा था उनका। तो वो मुझे लगता है कि थोड़ा काम किया बीजेपी के फेवर में। और कांग्रेस जो अपने अंतर विरोध थे उनसे जूझती रह गई और ऊपर ऊपर से ढकने की कोशिश हो रही थी। सब कुछ अपना घर जैसे ड्राइंग रूम आप सजा देते हैं, लेकिन अंदर तो पूरा कूड़ा कचरा फैला हुआ। काम करने वाला कार्यकर्ता भी कंफ्यूजन में था, जनता कार्यकर्ता भी कंफ्यूजन में था किसके लिए काम करें। और इतना अनबोला था, खुद कुमारी शैलजा कई बार कह चुकी थी किसी इंटरव्यू में कि हमारा हुड्डा साहब से अनबोला है, बहुत दिनों से हमारी बात नहीं हुई। तो जब कार्यकर्ता को ये मैसेज जा रहा होगा तो फिर वो काम ही क्या करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और कुमारी शैलजा तो अब भी कह रही हैं
अब जबकि रिजल्ट आ चुके हैं, कुमारी शैलजा के तेवर देखिए, वो अभी भी इसी तरह की बात कह रही हैं कि देखिए मतलब वो तंज कस रही हैं कि कहाँ तो 60 से ज़्यादा के दावे थे और अब तो हम लोग अपना किसी तरह बहुमत का आंकड़ा भी नहीं छू पाए। तो इस तरह के तंज वो अभी भी कस रही हैं, कह रही हैं कि मैं चुनाव लड़ना चाहती थी लेकिन मुझे नहीं लड़ने दिया गया। तो ये गुटबाजी अब हार के बाद और तेज़ होगी, इसको कैसे रोकना है ये कांग्रेस आलाकमान को देखना होगा। तो ये मोटा मोटी मैंने आपको समझाने की कोशिश की, हमारे और भी सहयोगी हैं जो आपको कुछ और पॉइंट्स बताएंगे इसमें। बिल्कुल, और भी साथियों के पास चलते हैं, लेकिन संदीप कुमार जी की बात से ये साफ होता है कि अपने ही गिराते हैं नशेमन पे बिजलियां। वही हाल हुआ है कांग्रेस का हरियाणा में, और अभी भी संभलने की कोशिश नहीं है। अब तो और उजागर हो रहे हैं, अब तो और बोल रहे हैं। मैं प्रशांत जी के पास आ गया हूं। प्रशांत, मैं तो हमारे साथी प्रशांत जी, आपका क्या आकलन है कांग्रेस की, क्या बड़ी वजह रही हार की? जो बात अभी संदीप सर भी जो बात कह रहे थे, साफ तौर पर वो गुटबाजी तो उभर कर सामने आई, लेकिन एक पॉइंट जो है दलित वोटरों का, जिस पर बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है, मैं तमाम वेबसाइट्स पर भी नज़र डाल रहा था और देखने को भी मिला कि 17 ऐसी सीटें हैं, आरक्षित सीटें, और अब तक जो कहें कि जो रुझान है उसमें कांग्रेस भले ही 9 सीटों पर आगे दिख रही है, लेकिन बीजेपी उन सीटों पर, अगर कहें 17 में से 8 सीटों पर बीजेपी एक बहुत निर्णायक बढ़त लेकर आगे निकल चुकी है। तो साफ तौर पर जो लोकसभा चुनाव के दौरान जो दलित वोटरों का आप कह सकते हैं कि एकजुटता देखने को मिली थी, वो विधानसभा चुनाव आते आते इतनी जल्दी उसमें एक बहुत बड़ा बिखराव देखने को मिल रहा है। और उसके साथ साथ एक पॉइंट मैं ज़रूर ऐड कर दूंगा कि दुष्यंत चौटाला कि भले ही इस चुनाव के बाद लग रहा है कि बहुत ज़्यादा चर्चा अब कहीं दिख भी नहीं रहे हैं, लेकिन जिन जिन सीटों पर दुष्यंत चौटाला पीछे हुए हैं उन सभी सीटों पर बीजेपी ने गेन हासिल किया है, निर्णायक गेन हासिल किया और अच्छे खासे वोट हासिल किए। लगभग 17 ऐसी सीटें हैं जिसमें एससी बहुल या कहीं जो आरक्षित सीटें हैं, जहां पर दलित वोटरों का आप कह सकते हैं कि जो बहुत निर्णायक भूमिका में रहते हैं, उन्होंने जो बात अभी थोड़ी देर पहले अब जो हम कर भी रहे थे, जो संदीप जी भी जो बात कही कि जो खासतौर पर वोटरों के साथ साथ जो आपके कार्यकर्ताओं में भी जो आप कह सकते हैं ना विभाजन की स्थिति देखने को मिल रही थी, वो साफ तौर पर यहाँ देखने को साफ मिला है। और जो शैलजा बनाम जो हुड्डा की बातें हैं कि टिकट बंटवारे में हुड्डा जी की चली, शैलजा जी की नहीं चली, मैनिफेस्टो तक में नज़र नहीं आई थी और तमाम जगह पर नज़र नहीं आई थी, तो उससे एक नज़र आ रहा है कि दलित वोटरों का वो था कि भाई जो स्थिति पहले थी वैसा ही रखा जाए, इसमें बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं। और लग रहा है अभी तक, हालांकि थोड़ी सी जल्दबाजी ज़रूर हो जाएगी थोड़ा कहना, लेकिन इतना तो ये साफ हो गया कि दलित वोटरों का जो आप कह सकते हैं जो एकजुटता जो लोकसभा चुनाव में देखने को मिली थी कांग्रेस के पक्ष में, विधानसभा चुनाव आते आते उसमें बड़ी सेंध बीजेपी ने लगा दी है, बड़ी सेंध लगा दी। और वाकई ये तो बात आप सही कह रहे हैं कि एक आवाम में भी और कार्यकर्ताओं में भी मैसेज था कि हुड्डा कैंप बहुत ज़्यादा एक्टिव है, चलती उनकी है। लोकसभा चुनाव के टिकट बंटवारे में भी उनका बड़ा रोल था और विधानसभा चुनाव में भी उनको बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी। कहीं ना कहीं पार्टी या हालाकमान उन पर भरोसा कर रहा था, लेकिन ये पॉइंट कुछ नेगेटिव हो गया कार्यकर्ताओं के लिए भी, और दूसरा खेमे ने उसको और उभारा और उसका नुकसान पार्टी को उठाना पड़ा। मेरे साथ हैं दिव्यांशु। दिव्यांशु, आपका आकलन क्या कहता है कांग्रेस के लिए हरियाणा में? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो बात ये है कि अगर जिस तरीके से माहौल बन रहा था लोकसभा चुनाव के बाद, अगर हम स्थिति देखें, कांग्रेस गेन कर रही थी, आपको कुछ भी नहीं करना था, केवल आपको अपनी गुटबाजी रोकनी थी, लेकिन आप उसमें असफल हो गए। क्योंकि सबसे पहले आपको सीएम पद में कौन रेस में है, कौन नहीं है, कौन अगर जीतने के बाद किसको आप मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हो, उसमें अगर आपने पहले ही एक डिक्लेयर कर लिया होता तो गुटबाजी नहीं होती। जो वोटर हैं आपके, जो ऑलरेडी चाह रहे थे बीजेपी से शिफ्ट होना, आप उनको नहीं रोक पाए क्योंकि आपने उलझा के रखा उनको। और उनमें से सबसे ज़्यादा दिलचस्प बात तब हो जाती है जब शैलजा खुद जो है वो खुल के बयानबाजी करती हैं। 15 दिन तक वो चुनाव से दूर रहती हैं, ना कोई रैली, ना किसी तरीके से पार्टी के लिए कैंपेन, यहाँ तक कि वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी कांग्रेस का नाम लेने से बच रही थी। किसी चैनल पर मैंने उनको सुना था कि वो कह रही थी कि हाँ मैं वापसी कर रही हूँ, लेकिन मेरे मन में सीएम पद को लेकर है अभी। अगर आप ये कहो कि नहीं मैं सीएम पद की रेस से बाहर हूँ, तो सबके पास इच्छाएं होती हैं, मेरे पास भी इच्छाएं हैं। यानी वो ये जाहिर कर चुकी थी कि मैं अपनी तरीके से मैं कायम हूँ अपने पे। उन्होंने एक और चीज़ कही थी कि वो टिकट चाहती थी, लेकिन कांग्रेस ने नहीं दिया एक तरीके से। भले वो किसी तरीके से डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करती रही हो, लेकिन पूरा ये मैसेज गया कि कहीं ना कहीं ऊपर से उनको ऑर्डर है। और पहले खुद छेद कर दो, फिर पैबंद लगाते रहो। लेकिन जनता इस बात को महसूस कर लेती है और कॉन्शियसली नहीं तो अनकॉन्शियस माइंड से समझ लेती है कि हालात क्या है, और उसका कहीं ना कहीं असर
बाद में नजर आता है। बिल्कुल, क्योंकि आप एक बार जब मैसेज दे देते हो उसके बाद अगर आप उसको किसी भी तरीके से डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करो तो एक बार जो आपने दे दिया है वो तो रिजल्ट में तब्दील होना ही है। और शायद यही वजह है कि अब कांग्रेस पछताए या कुछ भी करे। तो ये सियासत है, ये राजनीति है, बहुत फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ता है, बहुत हिसाब से चलना पड़ता है। ज़रा सी चूक बहुत बड़ा नुकसान कर देती है। काश कि किसी एक चेहरे को अगर आगे लेकर आया जाता हरियाणा में कांग्रेस की तरफ से सीएम पद के लिए, तो शायद कार्यकर्ता जुट करके उसके लिए काम करते, तो आज नतीजे कुछ और हो सकते थे। ये भी एक आकलन है। हमारे साथी मयंक हमारे साथ हैं, यंग हैं, लेकिन लगातार नज़र बनाकर रखते हैं हरियाणा के और पिछले 1 महीने से मैं देख रहा हूँ मयंक कि आप बहुत हरियाणा को लेकर के स्टडी भी कर रहे हैं। अब आपको क्या लगता है कहाँ चूक हो गई कांग्रेस से? देखिए, कांग्रेस का जो अंतर्कलह है वो किसी भी विधानसभा चुनाव में देख लिया जाए, लोकसभा चुनाव में देख लिया जाए, वो किसी से छुपा नहीं है। हमने देखा कि इससे पहले पिछले साल मध्य प्रदेश के चुनाव हुए थे, वहाँ भी बिल्कुल बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी, लेकिन वहाँ भी कांग्रेस बिल्कुल चूक गई। अब इसमें जो सीएम फेस को लेकर के जो उठापटक चल रही थी, बहुत लैक ऑफ क्लैरिटी मैं समझता हूँ कि ऐसा था, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा चुनावी सीएम फेस की रेस में थे। अब फिर उनके अंदर से ये भी था कि अगर मैं नहीं तो मेरा बेटा सही। फिर इसके अलावा कुमारी सैलजा थी, रणदीप सुरजेवाला भी कह रहे थे कि मैं भी लायक हूँ इसके। तो जो एक समर्थकों का जो एक बेस था उनका, तो वो भी कम से कम एक ये कंफ्यूज थे कि भाई किसे आगे देखना है। वो भी अपना चाहते थे, कुमारी सैलजा को देखना चाहते थे या भूपेंद्र हुड्डा को देखना चाहते थे। तो इस तरीके से जो सीएम फेस को रिवील ना करना हुआ, वो एक मुझे लगता है कि सबसे बड़ी कमी रही। जबकि आप सामने बीजेपी को देखिए, उन्होंने एकदम साफ कर दिया था कि भले ही 6 महीने पहले ही वो अपना नया सीएम लेकर के आए थे, नायब सिंह सैनी को लेकर के आए थे, लेकिन उन्होंने क्लियर कर दिया था कि हम चुनाव जो लड़ेंगे वो नायब सिंह सैनी के फेस पर ही लड़ेंगे, और जीतती भी है तो नायब सिंह सैनी ही जो है वो सीएम होंगे। इसके अलावा एक बड़ा फैक्टर ये भी है कि मनोहर लाल खट्टर के बारे में ये कहा जा रहा था कि शायद उनको अब हरियाणा की जनता उतनी ज़्यादा पसंद शायद ना भी कर रही हो, तो उसकी जगह पर वो, माफ़ कीजिएगा, उनकी जगह पर वो नायब सिंह सैनी को लेकर के आए। ओबीसी का चेहरा थे और उन्होंने वही काम किया। और आप जो चुनाव की जो पिछली देखें बीजेपी की, तो बीजेपी ने जहाँ जहाँ भी चुनाव से ठीक कुछ महीने पहले अपने सीएम बदले हैं, चाहे वो आप गुजरात में नरेंद्र मोदी के रूप में देख लीजिए, उत्तराखंड में आप पुष्कर सिंह धामी के रूप में देख लीजिए, या फिर आप यहाँ पर नायब सिंह सैनी के रूप में देख लीजिए, तो उनकी वो रणनीति कहीं ना कहीं कामयाब रही है। और वो जो लैक ऑफ क्लैरिटी का जो है, जो कांग्रेस में है, वो एक तरफ से बीजेपी में नहीं दिखता, जिसकी वजह से ये चुनाव जीतना उनके लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है, क्योंकि कार्यकर्ताओं और समर्थकों और वोटर्स में खुला माइंडसेट बन जाता है कि इस वजह से। इसके अलावा भी बहुत सारे कारण हैं जो हम टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। कार्यकर्ता भी थोड़ा सा शिथिल ही रहा। 10 साल तक जो एक हुकूमत बीजेपी की रही हरियाणा में, और जिस तरह से कार्यकर्ता को कांग्रेस की एक्टिव रहना था, जन आकांक्षा के मुद्दों को सड़क पर लेकर आना था, वो भी कहीं ना कहीं कांग्रेस कार्यकर्ता करता नज़र नहीं आया, जिसके चलते एक बड़ा नुकसान हुआ है। ये भी एक वजह हो सकती है। फिर मैं संदीप जी के पास जाऊंगा, हमारे टीम हेड है, टीम लीडर है संदीप जी। और आपको मैं बहुत निचोड़ने की कोशिश कर रहा हूं कारणों को। हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कल तक जिसकी जीत के दावे किए जा रहे थे एग्जिट पोल में भी, अचानक उसके साथ इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई? नहीं, बिल्कुल, ये जितने भी फैक्टर्स जो सब साथियों ने बताए, उसके अलावा एक जो मुझे लगता है ये बहुत अहम भूमिका इसमें रही, जो आप भी जब कवरेज कर रहे थे तो आपने सुना होगा खर्ची और पर्ची। ये जो फैक्टर था, जो हरियाणा में जो नौकरियां पहले सरकारी नौकरियां जो दी जाती थीं, ऐसा आरोप लगता था, बीजेपी इसको बहुत बड़ा मुद्दा बनाती थी कि खर्ची और पर्ची के ज़रिए, मतलब कुछ सेटिंग ले दे के रिश्वत का खेल, ये सारा चारा। तो इस 10 साल में ऐसा बीजेपी दावा करती है और लोग उसकी तस्दीक भी करते हैं। ख़ास तौर पे आप जब दक्षिण हरियाणा में जाएंगे, ये जो आपकी अहरवाल वाली जो बेल्ट है वहाँ जाएंगे, जीटी रोड बेल्ट में जाएंगे, वहाँ लोग ये कहते हैं कि हाँ, इस 10 साल के कार्यकाल में बीजेपी के हमें बिना किसी रिश्वत के, बिना कोई पैसा चुकाए हमको सरकारी नौकरियां मिली हैं, और कांग्रेस के राज में खर्ची पर्ची का खेल चलता था। तो इस फैक्टर को भी बीजेपी ने खूब भुनाया अपने पूरे चुनाव प्रचार के दौरान। प्रधानमंत्री जब आए थे यहाँ पे, हालांकि उन्होंने सिर्फ 4 रैलियाँ की, लेकिन अपनी रैलियों में उन्होंने इस मुद्दे का जिक्र बहुत ज़ोर शोर से किया था कि कांग्रेस के राज में बाप बेटा वाला तंज, उन्होंने तमाम इस तरह की बातें कही थी। और ये भी एक अहम फैक्टर रहा कि लोगों ने 10 साल की सरकार की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद बीजेपी के पक्ष में वोट किया। और मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि सब कुछ साइलेंट तरीके से चल रहा था, ज़मीन के अंदर चल रहा था, क्योंकि जो जाट वोटर है वो इतना वोकल हुआ
कि उस वजह से जो दलित वोटर जो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के नज़दीक आया था और अच्छा खासा वोट संविधान वाले मसले पर कांग्रेस को दिया था, वो एकदम से छिटका। उसको थोड़ा डर लगा कि ये जाट ज़्यादा ही वोकल हो रहे हैं। उनको तमाम मिर्चीपुर कांड और जो पुराने जो हरियाणा का इतिहास रहा है वो सब उसको मैं समझता हूँ शायद याद आने लगा, और इस वजह से वो दलित वोटरों का एक बड़ा हिस्सा खिसक कर बीजेपी की तरफ चला गया। जो एक कह सकते हैं लोकसभा से विधानसभा चुनाव में जो शिफ्ट हुआ है वो दलित वोटरों का हुआ कि वो उधर चले गए, और उसी का नतीजा हम देख रहे हैं कि बीजेपी यहाँ पे तीसरी बार सरकार बनाते हुए नज़र आ रही है। लेकिन मैं एक बार फिर बता दूं कि ये अभी जो तुरंत जो नतीजे आए हैं उनसे जो हमको बातें समझ में आ रही हैं वो हैं। अभी जब सीट दर सीट जब नतीजों का विश्लेषण होगा तो कुछ और फैक्टर्स भी सामने आ सकते हैं, लेकिन मोटा मोटी बात यही है कि कांग्रेस जो जीतती हुई नज़र आ रही थी वो अचानक शायद इन तमाम मुद्दों की वजह से ही सरकार बनाने में नाकामयाब रह गई। मतलब गैर जाट जातियों को लगा कि यथास्थिति बनाकर रखो, यही बेहतर होगा फिलहाल, तो उन्होंने मौजूदा हुकूमत को ही, मौजूदा सरकार को ही मौका देना बेहतर समझा। इसके और भी कारण हो सकते हैं, इस पर आगे आने वाले दिनों में बहुत सारे अभी चर्चा होगी, बातें निकल कर आएंगी, उस पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी। हम आपसे भी ये कहेंगे ज़रूर कि कमेंट बॉक्स में अगर आपको ऐसा कुछ लगता है कि कांग्रेस की हार की बड़ी वजह हरियाणा में क्या है तो ज़रूर कमेंट लिखें, और आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत अहम होते हैं। आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान।